नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो 6 साल पुरानी है। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें काफ़ी हैरान करने वाले पेचोखम हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये घटना जो है महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद है और उसी के पास एक और टाउनशिप है जिसका नाम है सतारा। तो घटना है सतारा की और तारीख है 8 सितंबर 2017 यानी 8th of September 2017। तो 8 सितंबर की यह घटना है और घटना कुछ ऐसी है कि सतारा में एक खुशहाल परिवार रहा करता था जिसमें जो हस्बैंड हैं वो बैंक मैनेजर थे और जो वाइफ है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑफिसर थी और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे और हस्बैंड वाइफ की उम्र यही समझ लीजिए 35 से 40 के बीच होगी। तो एक जिसे कहते हैं ना कि आइडियल फैमिली, हैप्पी फैमिली, यहाँ सतारा में एक फैमिली ऐसे ही रहती थी। लेकिन हुआ ये कि 8 सितंबर 2017 की रात को बैंक मैनेजर जिनका नाम जितेंद्र नारायण होलकर है, उनकी अपने ही घर में बड़े ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। कातिल जो है वो घर में घुस आए थे और उन्होंने किसी तेज धार हथियार से गला रेत कर होलकर साहब की जान ले ली। घर में जो दूसरे लोग थे यानी पत्नी और बच्चे, वो दूसरे कमरे में सो रहे थे और उनके कमरे को इन कातिलों ने बाहर से लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था, ताकि वो रिएक्ट ना कर पाएं और अपने जो भी होलकर साहब हैं, अपने परिवार के जो मुखिया हैं, उनको बचाने की कोई भी कोशिश या कोई हरकत ना कर पाएं। शुक्रवार का दिन था, बेसिकली शुक्रवार की रात थी जिस दिन ये घटना हुई। अगले दिन यानी शनिवार को यानी 9 सितंबर को जब फैमिली मेंबर्स ने इस बात को रियलाइज़ किया कि कोई अनहोनी हो गई है, दरवाज़ा बंद है, खुल नहीं रहा है, तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया, आसपास के लोग जुटे और उसके बाद ये दहला देने वाली खबर सामने आई। लाश जो है लोगों ने देखी और उसके बाद पुलिस को इसके बारे में इत्तला दी गई। चूँकि मामला बेहद संगीन था, सतारा पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और पहुंचकर पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और इसी के साथ एक सनसनीखेज मर्डर केस की तफ्तीश चालू हुई। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर बैंक मैनेजर जितेंद्र नारायण होलकर की किससे दुश्मनी थी, आखिर कौन ऐसा था जो उनकी जान लेना चाहता था। क्योंकि जिस तरह से घर के अंदर उनकी हत्या हुई थी वो किसी गहरे साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। कोई लूटपाट जैसी घटना सामने नहीं आई थी। प्लस एक और अजीब बात ये थी कि घर में जो है वो फ्रेंडली एंट्री थी, यानी जो मेन डोर होता है उस डोर पर कोई तोड़ फोड़, धक्का मुक्की, चिटकिनी का टूटा हुआ होना, ऐसी कोई बात नहीं थी। परिवार के लोग जो है जो दूसरे कमरे में सो रहे थे उनको कातिलों ने बाहर से बंद कर दिया था कमरे में। तो ये सारी परिस्थिति अपने आप में बड़ी अजीब थी और पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना बहुत चैलेंजिंग हो रहा था, क्योंकि पुलिस को कोई क्लू या कोई लीड इस मामले की आसानी से मिल नहीं पा रही थी। अब पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होलकर परिवार के बारे में जुटाने की शुरुआत की और इसी क्रम में पुलिस जो है वो भी पता लगाने लगी कि आखिर क्या रीज़न जो है होलकर की हत्या के पीछे हो सकता है। जो ऑफिस में काम करने वाले कुलीग हैं, जो दोस्त हैं, परिवार के जो दूसरे लोग हैं, उनसे भी पुलिस ने बात की और पुलिस ने ये समझने की कोशिश की कि क्या जितेंद्र नारायण होलकर की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई ऐसा था जो उनकी हत्या करना चाहता था। लेकिन हर तरफ से इस मामले में पुलिस को निराशा ही हाथ लगी और पुलिस को कोई ऐसी लीड, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। जब वक्त गुजरता रहा और पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, तो पुलिस, जैसा कि आप जानते हैं, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस एक साथ कई एंगल पर मामले की तफ्तीश करती है और जितने डायमेंशन होते हैं, चाहे वो मैनुअली लोगों से पूछताछ करना हो, डोर टू डोर जाकर ये पता करना हो कि भाई कौन हो सकता है, क्या आपने किसी को आते जाते हुए देखा था, या दुश्मन कौन हो सकता है, इसके बारे में पता करना हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पुलिस करती है, मोबाइल फ़ोन की जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तो पुलिस ये सारे जतन, ये सारे प्रयास कर रही थी और इस कोशिश में पुलिस को जो है एक सीसीटीवी फुटेज उस इलाके का मिला
और जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी तो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक चौंकाने वाली बात नजर आई। पुलिस ने यह देखा कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, जो भी टाइम फ्रेम था जिस वक्त पुलिस को आशंका थी कि मिडनाइट को यह हत्या हुई होगी, उस टाइम फ्रेम में पुलिस ने जब उस लोकेलिटी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पुलिस ने यह देखा कि एक रेसिंग बाइक पर दो लोग मिडनाइट को उनके घर की तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कौन थे, रेसिंग बाइक किसकी थी, ये सारा कुछ जो है वो एक सवाल था, क्योंकि इनको देखकर पहचान पाना संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि फुटेज जो है वो बहुत क्लियर नहीं थी। अब पुलिस जो है, पुलिस को लगने तो लगा कि इस मामले में इन दो लोगों का हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस को अभी मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए और क्लियर कट फुटेज की ज़रूरत थी, जो साफ़ सुथरी हो, जिससे बाइक का नंबर कम से कम पता चले या जो कातिल सस्पेक्टेड हैं उनका चेहरा पता चले। इस कोशिश में पुलिस ने यह तय किया कि अगर हत्या हुई है तो जाहिर है हत्या से पहले रेकी भी हुई होगी। तो पुलिस ने कम से कम हफ्ते भर का सीसीटीवी फुटेज पहले से लेकर कत्ल के दिन तक इसको पुलिस ने स्कैन करने का फैसला किया, और पुलिस की ये ट्रिक जो है वो काम कर गई। हुआ ये कि पुलिस ने देखा कि ये जो रेसिंग बाइक घटना के दिन सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी, वही रेसिंग बाइक होलकर परिवार के का जो मकान है उसके ठीक सामने घटना से तकरीबन 5 रोज पहले खड़ी थी। अब चूंकि ये बाइक स्टैटिक पोजीशन में थी, खड़ी थी, तो सीसीटीवी फुटेज से उसका नंबर जो है पुलिस को रिट्रीव करने में कामयाबी मिल गई, और पुलिस ने उस नंबर के ज़रिए बाइक के ओनर का यानी बाइक के मालिक का भी पता लगा लिया। इस आदमी का नाम था किरण गनोरे। किरण गनोरे जो है कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि सतारा में एक शिवसेना का लीडर था, और उसकी अपने इलाके में अच्छी खासी रसूख थी, लोग उसको मानते भी थे। अब किरण गनोरे की बाइक 5 दिन पहले होलकर परिवार के घर के बाहर खड़ी थी, और फिर बाद में कत्ल के वक्त भी है उस बाइक पर 2 लोग जाते हुए नजर आए। पुलिस ने यह भी पता किया कि किरण गनोरे की बाइक पर सवार ये जो 2 लोग हैं इनमें किरण तो नहीं है, लेकिन फुटेज को देखकर जो है ये कंफर्म हो गया कि नहीं, वो बाइक किरण की बेशक है, लेकिन किरण उस गाड़ी में बैठा हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब कत्ल को अंजाम देने में किरण का कोई हाथ सीसीटीवी फुटेज में कम से कम लग नहीं रहा था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर किरण की बाइक कातिल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी कोई एक दिन की बात नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण की बाइक कातिलों ने चुरा ली हो। अब पुलिस ने किरण से पूछताछ करने का फैसला किया, और जैसे ही पुलिस किरण के पास पहुंची तो किरण ने तमाम तरह की कहानियां सुनाने की शुरुआत कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बाइक चोरी नहीं हुई थी और वो किरण के पास ही मौजूद थी। अब बाइक का चोरी न होना, गायब न होना, किरण के पास ही मौजूद होना और उसी बाइक का कत्ल में इस्तेमाल होना अपने आप में ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि इस मर्डर केस से शिवसेना के इस नेता का कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। अब पुलिस ने किरण को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया और फिर उससे सख्ती से पूछताछ की। ऑफिशियली अरेस्ट होने के बाद किरण ने इस कत्ल के पीछे की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर लोग सहम गए, खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इस मर्डर को किरण ने ही अंजाम दिलवाया था और इस मर्डर के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सुपारी भी किसी और ने नहीं, किसी गैर ने नहीं, किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद जितेंद्र नारायण होलकर की पत्नी भाग्यश्री ने दी थी। यानी भाग्यश्री ने खुद अपने हाथों से अपनी मांग का सिंदूर मिटाने के लिए कातिलों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। और ये सुपारी किरण गनोरे के ज़रिए 2 किलर्स को दी गई, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम तो शेख हुसैन है और एक का नाम है तौसीफ शेख। तो ये 2 लड़के हैं जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम देने का फैसला किया था, और तेज़धार हथियार से इन दोनों लड़कों ने उस रात जितेंद्र नारायण होलकर की हत्या की थी। लेकिन भाग्यश्री ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई, क्यों उसने 2 लाख रुपए की सुपारी दी? किरण गनोरे इस मर्डर केस को अंजाम दिलाने के लिए क्यों राजी हो गया? क्यों सुपारी किलर्स का उन्होंने इंतजाम किया? जो सुपारी किलर थे वो कौन थे, वो क्यों राजी हुए? अभी इन सारी बातों से पर्दा उठना बाकी था। तो कहानी कुछ यूं है कि जितेंद्र नारायण होलकर और भाग्यश्री होलकर, इन दोनों की शादी मैं 2017 की बात कर रहा हूं, उससे कोई 15 साल पहले हुई थी। और कई सालों तक दोनों के रिश्ते काफ़ी मधुर रहे, काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट घुलती चली गई। मधुर यूं भी रहे कि आपको, जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी है, एक बेटा भी है।
लेकिन हुआ ये कि गुजरते वक्त के साथ जितेंद्र नारायण होलकर को ये लगने लगा कि उनकी पत्नी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑफिसर है भाग्यश्री, उसका किसी और से अफेयर है। और एक शक का कीड़ा जो है वो जितेंद्र के दिमाग में घर कर गया था और इसी शक की वजह से जितेंद्र अक्सर भाग्यश्री से बदसलूकी किया करता था। यहाँ तक कि कई मौके ऐसे भी आए जब जितेंद्र ने अपनी पत्नी भाग्यश्री पर हाथ छोड़ दिया और वो भी छोटे छोटे बच्चों के सामने। और जब ये तकरीबन रोज़ की बात बन गई, घर में क्लेश, गृह कलह जो है वो रोज़ की बात बन गई, अक्सर पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई, लड़ाइयाँ जो है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही थी, भाग्यश्री को रोज़ वो पीटता था। तो फिर भाग्यश्री ने यह तय किया कि वो अब इस समस्या से निजात पाएगी और निजात पाने के लिए उसने ये तय किया कि वो अपने पति की हत्या कर देगी। इस फैसले के बाद उसने किरण गनोरे से बात की। किरण गनोरे को वो पहले से जानती थी क्योंकि उसने कभी किसी मोड़ पर उससे किरण की मुलाकात हुई थी और किरण को उसने कुछ रुपए उधार के तौर पर भी दे रखे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो किरण जो है भाग्यश्री के एहसान तले दबा हुआ था और दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते भी थे। भाग्यश्री ने कहा कि उसे अपने पति की हत्या करवानी है जितेंद्र की, और इसके लिए सुपारी किलर्स की उसे तलाश है। किरण जो है उसे लगा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वो मदद करेगा। ऑब्वियसली जो भी कत्ल करते हैं या इस तरह के किसी भी गुनाह में शामिल होते हैं उन्हें लगता तो यही है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, बहुत ही चालाकी से और समझदारी से काम करेंगे। तो किरण को भी यही लग रहा था। उसने 2 बेरोजगार नौजवानों से बात की, जिनमें एक का नाम तौसीफ शेख और दूसरे का नाम मैंने आपको बताया शेख हुसैन। ये 2 लोग हैं। इन दोनों नौजवानों को 2 लाख रुपए का लालच दिया और दोनों कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए राजी हो गए। और फिर तय प्रोग्राम के मुताबिक पहले तो इन दोनों लड़कों ने किरण की बाइक से ही उसके घर की रेकी की कि वो जितेंद्र नारायण कब घर आता है, कब सुबह निकलता है, ड्यूटी पर कब जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई। और फिर 8 सितंबर 2017 8 सितंबर 2017 शुक्रवार की रात को इन लोगों ने तय प्रोग्राम के मुताबिक उनके घर पर धावा बोला। और चूंकि पत्नी खुद ही जो है कातिलों से मिली हुई थी, बल्कि पत्नी खुद ही इस केस की मास्टरमाइंड थी, तो पत्नी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि रेसिंग बाइक घर के बाहर आकर रुकी है मिडनाइट में, उसने चुपके से घर के दरवाजे की मेन डोर की कुंडी खोल दी और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। तय प्रोग्राम के मुताबिक ये दोनों लड़के अंदर आए। उन्होंने सबसे पहले भाग्यश्री जिस कमरे में सोई हुई थी बच्चों के साथ, उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जितेंद्र होलकर जिस कमरे में सोया हुआ था उस कमरे में जाकर नींद की हालत में ही उन्होंने होलकर की गला काटकर हत्या कर दी। और इसके बाद दोनों कातिल फरार हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घटना के बाद पुलिस तफ्तीश कर रही थी, तो कोई भी फोर्सफुल एंट्री के निशान मिले नहीं थे। और उसके पीछे की वजह अब आपको समझ में आ ही गई कि जब पत्नी ने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया तो फोर्सफुल एंट्री के निशान कहाँ से मिलते। लेकिन इस तरह से एक पत्नी का खुद अपने पति की हत्या करवा देना और उसके लिए 2 लाख रुपए की सुपारी देना, बेरोजगार 2 नौजवानों का इस कत्ल के लिए राज़ी हो जाना, एक नेता का इस जघन्य हत्याकांड में हाथ होना, ये सारी बातें अपने आप में हैरान करती हैं और ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में कैसे अजीबोगरीब सोच वाले लोग रहते हैं जिन्हें इस तरह के जुर्म करते हुए जिनका हाथ एक बार भी कांपता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एक बार भी ये नहीं लगता है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, वो पकड़े भी जा सकते हैं। तो खैर नहीं लगता है। उसका अंजाम यह है कि एक शख्स की तो हत्या हो ही गई, लेकिन बाकी जो 4 लोग थे वो आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने इस मामले को उन्हीं दिनों में सुलझा लिया था जब यह घटना हुई थी, उसके कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन आज जब मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस के बारे में जानकारी जुटा रहा था, तो ये कहानी मेरे आंखों के सामने से गुजरी। और एक ऐसी कहानी जिसमें एक पत्नी ने खुद अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लिया और सुहाग उजाड़ने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी। तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों को मुझे ज़रूर सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए। इसमें एक बात ये भी है जो मैं सोचता हूँ, वो ये कि अगर भाग्यश्री के साथ वाकई जितेंद्र इतनी ज़्यादती कर रहा था तो भाग्यश्री जो है तलाक ले सकती थी, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जा सकती थी और इस तरह से वो अपने बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य का इंतज़ाम करती, अपने पति से कुछ गुजारा भत्ता ले सकती थी और एक लीगल तरीके से इस मामले में वो अलग हो सकती थी। लेकिन अब देखिए, इलीगल तरीका और ख़तरनाक तरीका उसने चुना और उसका अंजाम जो है जेल की सलाखें उसे नसीब हुई। बाप तो मारा गया, माँ जेल चली गई, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यतीम होकर रह गए। तो ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी।
आप लोगों की इस कहानी पर, इस घटनाक्रम पर क्या सोच है, क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कि इस सिलसिले को ख़त्म करूं, मैंने जो प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री जिस तरह से मैं हमेशा लेकर आता हूं, वही कहानी सुनाई थी। उस केस के बारे में तो मैं फ़िलहाल बताना नहीं चाहता हूं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में जाकर स्क्रॉल डाउन करके उस स्टोरी को देख सकते हैं। तो उस स्टोरी पर जो भी आप लोगों की राय है वो आप लोगों ने लिखकर भेजी है। वो भोपाल की कहानी थी, एक लड़की के रहस्यमयी तरीके से कत्ल किए जाने की कहानी। तो अगर वक्त मिले तो उसे ज़रूर देखिएगा और अपनी राय, तो खैर आप जो लोग देख चुके हैं वो तो दे ही चुके हैं राय, मैं उनमें से कुछ कमेंट्स अभी पढ़ रहा हूँ। रितिका जी ने विश किया है, नमस्कार सर। उन्होंने लिखा मेरी ओर से भी आपको नमस्कार पहुँचे। सर जी मेरे पास आपके लिए एक स्टोरी है, प्लीज़ मेरी स्टोरी को भी डायनामाइट समथिंग उन्होंने लिखा है। विनय कुमार सिंह जी, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया। ठीक है विनय जी, मैं ज़रूर आपसे संपर्क करूँगा। विनोद बिस्ट्रा जी हैं, ये कह रहे हैं कि शम्स ताहिर खान जो है, सुप्रतिम सर आई थिंक ये स्टोरी में नॉर्थ ईस्ट शायद शम्स ताहिर खान ने सुना दी हो, थैंक यू फॉर अ स्टोरी। एनीवे ये क्या लिख रहे हैं मैं एग्जैक्टली तो इसको पढ़ के समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे कहने मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है उसका मतलब यही है कि उनका ये कहना है कि ये कहानी पहले शम्स सर ने सुना दी है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कहानी के लिए शुक्रिया कहा है। बिंदिया भट्ट भाटिया जी ने जो है वो नरेशन की तारीफ़ की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर कभी अबू धाबी मेरा जाना हो तो मैं ज़रूर बताऊं और वो जो है हमें रिसीव करके खुश होंगी। थैंक यू वेरी मच बिंदिया जी इस ऑफ़र के लिए। बहुत सारे हमारे मित्र जो है वो विदेशों में हैं, मतलब क्राइम तक के दर्शक, और वो इस तरह से इनवाइट करते हैं, ऑफ़र देते हैं कि अगर मैं कभी फॉरेन ट्रिप पर जाऊं, बाहर जाऊं तो उनसे ज़रूर मिलूं। तो ऑब्वियसली थैंक यू वेरी मच, ये कहना भी बहुत बड़ी बात है। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। प्रवीण के जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने ये कहा है कि कोई भी इंसान अगर ज़्यादती की हद से गुजर जाता है तो उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है, इसीलिए किसी को बहुत ज़्यादा सताना नहीं चाहिए, रदर सताना ही नहीं चाहिए। हमारे एक व्यूवर हैं, वो हांगकांग से हमारी ये स्टोरी देखते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। साजिद मिर्ज़ा जी ने भी अपना कमेंट किया है। उनका ये कहना है कि पिछली कहानी में मैं एक शेर सुनाने की कोशिश कर रहा था जिसको सही तरीके से मैं उसकी अदायगी नहीं कर पाया, तो उसके बाद उनका ये कहना है कि उनको कमेंट करने का इरादा नहीं था, लेकिन जब शेर के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो उनको लगा कि इस शेर को करेक्ट कर देना चाहिए। तो वो शेर वही थी कि कातिल ने किस सफाई से धोई थी आस्तीन, उसको खबर नहीं थी कि लहू बोलता भी है। बेसिकली ये शेर है और बहुत बेहतरीन पंच है। क्राइम की तकरीबन हर स्टोरी में इस शेर का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो साजिद मिर्ज़ा साहब ने इस शेर को करेक्ट करके भेजा है। एक और उन्होंने 2 पंक्तियाँ लिखी है, लगे हाथ आपको वो भी सुनाता हूँ। समझे थे आस्तीन छुपा लेगी सब गुनाह, ध्यान दीजिएगा, समझे थे आस्तीन छुपा लेगी सब गुनाह, लेकिन गज़ब हुआ कि सनम बोलने लगे। बहरहाल साजिद मिर्ज़ा साहब आपके इस कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू तक नोलगाई, इन्होंने पता नहीं जो भी इनकी आईडी है, लेकिन इन्होंने अपना नाम लिखा है राजू सिंह भाटी। किन्नरी शाह जी रेगुलर कमेंट करती हैं और हर बार तो खैर कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड कमेंट्स। लाइफ इन अ बोर्ड, इन्होंने लिखा है कि वो नेपाल से हैं और असम की रेप केस वाली घटना पर आपने जिक्र किया तो वो दिन मुझे याद है, वो थी दीमापुर में जिस दिन वो घटना हुई थी। उस दिन मैं नेपाल वापस गई और बाद में न्यूज़ सुना तो बहुत शॉक्ड हो गई थी। हाँ बिल्कुल, बेसिकली मॉब लिंचिंग भी हुई थी और शायद एक महिला के साथ सरेआम सिर फिरे लोगों ने ज़्यादती की थी। मूनलाइट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपना कमेंट किया है और ये मूनलाइट जिन्होंने भी कमेंट किया उन्होंने लिखा है कि आप कहानी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। सेम स्टोरी मैंने किस्सागोई में भी सुना, वहाँ पर फैक्ट्स अलग थे, लाइक FIR प्रीति के रूम ओनर ने कराया, प्रीति अपने पति से अलग रहती थी, वगैरह वगैरह। देखिए, कोई भी स्टोरी जब होती है, कोई भी घटनाक्रम जब होता है, तो हर एक जर्नलिस्ट अपने अपने सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। मैं भी करता हूँ, कुछ और लोग भी करते होंगे जो इस तरह की कहानियाँ आपको यूट्यूब पर सुनाते हैं। कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा गलत है, आप
पक्के तौर पर तब तक नहीं कह सकते जब तक आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख न लें। मैं जब कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली इस बात का कन्फर्मेशन होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझसे कभी गलती नहीं होती, गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी होती है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि स्टोरी को मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूँ और आपने दूसरी जगह तो कुछ और सुनी थी, तो ये कहना मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इस तरह से आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। तो इसीलिए जब तक आप कंफर्म ना हो तो प्लीज़ मेरे हिसाब से इस तरह की ज़्यादती मेरे साथ ना कीजिए। अली शाह जी का भी कमेंट है, अली शादाश हैं इनका, और ये रुचिका गिरोत्रा केस के बारे में सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ का। बालकृष्ण शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी है। वैभव नितेश जी रेगुलर कमेंट करते हैं। नंदिनी डाबी जी आपका स्वागत है। शमीम अहमद जी गुनाह करके बच नहीं सकते हैं, इन्होंने लिखा है। सचिन यादव जी ने भी अपनी बात रखी है। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से हैं और इन्होंने अपनी माँ को कोट करते हुए लिखा है कि उनकी माँ ये कहती थी कि लोभ से लाभ, लेकिन ज़्यादा लाभ से विलाप। बिल्कुल आपकी बात सही है। और खैर, माँ तो माँ होती है, माँ जो कहती है वो पत्थर की लकीर होती है। अशोक टहल रमानी जी ने भी अपनी बात रखी है, बहुत स्वागत आपका। विक्रोली मुंबई की कहानी एक ट्रिपल मर्डर की है, तो वो उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। मैं अशोक जी कोशिश करूँगा कि उस कहानी के बारे में कुछ जानकारी जुटा पाऊँ। जसवंत पटेल जी ने भी अपनी बात रखी है। अली इमरान जी हैं, ये लंदन से हैं और इन्होंने ये दावत दी है कि अगर मैं कभी लंदन जाऊं तो ज़रूर उनको बताऊं और उनसे वहां मुलाकात होगी। देखिए, ये दूसरी इनवाइट जो है मुझे विदेश से मिली है आज। थैंक यू वेरी मच। रामू बुद्धा जी ने भी अपनी बात रखी है। अबूज़र और MBC राजस्थानी और पवन कुमार, बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकता एट वन गो, लेकिन वादा करता हूं कि ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये आगे भी बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज जो कहानी, आज जो स्टोरी मैंने आप सबके सामने पेश की है, उस पर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स और आपकी बातों का रोज़ इंतज़ार रहता है और मैं हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। एक बार फिर से आप लोगों की सलामती और हिफाजत की दुआओं के साथ अभी फ़िलहाल आपको छोड़े जाता हूं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।